गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जो कि विजुअल एड्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में है। तो सबसे पहले हम आप जानते हैं कि विजुअल एड्स क्या होते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्या काम होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले विजुअल एड्स को देखा जाएगा, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में जाना जाएगा। अब बात आती है कि विजुअल एड्स क्या होता है, इसकी नेसेसिटी क्या पड़ी। तो जैसे कि आप जानते हैं, हाईवे पे बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं, संकेत दिए जाते हैं और सूचनाओं के देने के लिए अलग अलग प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार एयरपोर्ट पे भी जो आपका रनवे है, जो आपका टैक्सी वे है, एप्रॉन हो गया, और जो अलग अलग वहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको दर्शाने के लिए, उन सबको दिखाने के लिए भी अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग कलर का, अलग अलग पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो हवाई अड्डा क्षेत्र में उपलब्ध दिखाई देने वाले स्थिर संकेत, चिन्ह, उपाय, सूचनाएं जिनकी सहायता से मार्गदर्शन पाकर विमान चालक अपने विमान को सुरक्षित रनवे पर उतार पाता है या सुरक्षित रनवे पे उतार पाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि सहायता कहते हैं या फिर विजुअल एड्स कहते हैं। तो बात ये हुई कि दिन के समय में तो जो वाइट कलर्स होती है उसको ड्राइवर काफ़ी अच्छे से देख लेता है, जो पायलट होता है वो काफ़ी अच्छे से देख लेता है। तो वहाँ पे बहुत सारे तरीके का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाइट कलर्स जो होते हैं वो रनवे के लिए प्रयोग किया जाता है। जो येलो कलर्स होते हैं ये आपका टैक्सी वे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कुछ अलग अलग पट्टियों के कॉम्बिनेशन से और कुछ अलग अलग संकेत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ऐसे ही रात्रि के टाइम में अलग अलग लाइट्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमको ये पता हो जाता है कि किस रनवे पे उतरना है, किस रनवे पे नहीं उतरना है। ठीक है, तो विजुअल एड्स का काम ये हो गया। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्या होती है। सबसे पहली आवश्यकता ये है कि पायलट को स्पष्ट रूप से मान हो जाए कि वो सही हवाई अड्डे पे जा रहा है ना, सही मार्किंग पे जा रहा है ना, तो इसलिए इसकी आवश्यकता है। दूसरा ये है, हवाई अड्डे पे पहुंच के वायुयान की ऊंचाई, ठीक है, भूमि पे बाधाएं और आदि स्थितियों को पहचानना, जैसे कि वहाँ पे पेड़ है, टावर है, अस्थायी चिन्ह क्या है, इन सारी चीज़ों का पता तुरंत चल जाता है। अब बात आती है कि पायलट को रनवे के संदर्भ में अनुदैर्घ्य तथा अनुलैंब मतलब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का भी पता रहना चाहिए। तो उसके लिए भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब आता है इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस ये है, दिन व रात के टाइम में दृश्यता का अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, दिन के समय काली वस्तु जो 1 डिग्री कोण बढ़ाती है, जितना दूर देखी जा सकती है दृश्यता कहलाती है। ये एक इसका डेफिनेशन है। और रात्रि के समय में 25 कैंडेला के प्रकाश जो वस्तु कितनी दूर पड़ी हो वो दर्श दूरी कहलाती है। ठीक है, ये तो दो डेफिनेशन हो गया नॉर्मल सा। अब बात आती है कि इसके प्रोविज़न के लिए क्या उपाय लगाए जाते हैं, क्या प्रयोजन लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है विमान चालक को निर्धारण अवतरण क्षेत्र में विमान उतारने के लिए। ठीक है, कि जहाँ पे हमको विमान उतारना है हम वहीं पे विमान उतारें। दूसरा ये है, चिन्हों को देख के विभिन्न प्रकार की चीज़ों का हम पहचान कर लेते हैं। उसके बाद पायलट को हवाई अड्डा व धावन पथ की सत्य भू स्थिति से अवगत कराना। ठीक है, ये
एग्जैक्टली पता हो जाए कि हाँ हम यहीं पे एरोप्लेन उतारना है हमको, ठीक है। उसके बाद आता है वायुयान के अवतरण के समय दुर्घटनाओं को रोकना। इससे बहुत सारी दुर्घटनाओं को भी रोक सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो एरोप्लेन है वो सही डायरेक्शन में लैंड होगा तो हम किसी भी प्रकार से दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। अब आगे आता है हवाई अड्डों पर विमानों का आवागमन। आवागमन उचित प्रकार से हो, ठीक है। अगर सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन करेक्ट होगा और हम सही से आ जा पाएंगे तो हम काफ़ी आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं और किसी प्रकार की वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अब क्योंकि जो वायुयान होते हैं ये बाकी वाहनों की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें जो भू संकेत पे ये नहीं चलते हैं, इस वजह से इसमें क्या है, इसमें जो संकेत होने चाहिए वो बहुत एक्यूरेट और बहुत सही होने चाहिए और इसमें संचार के बहुत सारे माध्यम होना चाहिए। अलग अलग बल्ब, अलग अलग रोशनियों की सहायता से, अलग अलग रेडियो प्रसारण की सहायता से भी हम इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं एयरपोर्ट के मार्किंग पे। जैसे कि आपको बताएं कि वहाँ पे रनवे और टैक्सी होता है, उस पर मार्किंग होता है। तो एयरपोर्ट पर भी इसी प्रकार से बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिनकी अलग अलग मार्किंग की जाती है। सबसे पहले बात आती है आपका जो रनवे हो गया, टैक्सी हो गया, एप्रान हो गया, ये सब क्या है, दिन के समय में दूर से सही पहचान में आ जाते हैं, लेकिन रात के समय में ये पहचान में नहीं आते हैं कि इनकी थ्रेशोल्ड कहाँ पे इनका है, मतलब कहाँ पे हमको उतरना है, यहाँ इनकी मोटाई कितनी है, इनकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। हमारा टच डाउन पॉइंट क्या है। तो वाइट कलर और येलो कलर, ये दो मेन कलर्स ही होते हैं जिनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेनली जो 5-4 तरीके की चीज़ें होती है, पहला होता है रनवे का मार्किंग करते हैं, दूसरा हम टैक्सी वे, तीसरा शोल्डर और चौथा एप्रान। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रनवे के मार्किंग पे। अब जो रनवे हमारा होता है वो 45 से 60 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है। और 900 मीटर से 3900 मीटर लंबे होते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 तरीके की मार्किंग होती है। पहली थ्रेशोल्ड मार्किंग होती है, दूसरा रनवे सेंटर लाइन मार्किंग होता है, तीसरा टच डाउन मार्किंग होता है और चौथा रनवे एज स्टीरअप होता है, ठीक है। अब पहला थ्रेशोल्ड मार्किंग क्या है। तो ये जो धारियाँ होती हैं वो 45 मीटर लंबी और 3.6 मीटर चौड़ी होती हैं तथा 0.9 मीटर के अंतराल पर रनवे के मध्य में दोनों तरफ दी जाती हैं, दोनों तरफ एकदम पैरेलल डायरेक्शन में दी जाती हैं। ये लाइनें जो होती हैं वो 4 होती हैं कुल, यानी मतलब अगर रोड के दोनों साइड देखें तो 8 होती हैं, ठीक है। और ये भीतर से 6 मीटर से शुरू की जाती है, बीच का जो स्थान होता है वहाँ से 6 मीटर पे चालू की जाती हैं। यह दर्शाती हैं, यह जो होती हैं ये सफ़ेद कलर से दर्शाई जाती हैं। थ्रेशोल्ड जो होती है ये सफ़ेद कलर से दर्शाई जाती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो किनारे किनारे पट्टी है उस पे हमारा क्या रहेगा, उस पे हमारा पहिया उतरेगा, ठीक है ना। वो पहियों के लिए है, साइड साइड में, इससे ये पता हो जाता है कि हाँ हमारी पहिए उतरेंगी और बीच में हमारा नोज गियर उतरेगा, ठीक है। तो ये आपका थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है। सारे चीज़ का डायरेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ फिगर में मेंशन की गई हैं। इस फिगर में सारे तरीके की चीज़ें मेंशन की गई हैं, आपको फिगर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस फिगर में सारी चीज़ें मेंशन की, ये जो लाइन होती है, ये जो सारी लाइन है ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है। और ये बीच का लाइन होता है, इस बीच के लाइन से 6 मीटर, 6 मीटर इधर, 6 मीटर उधर, हम दोनों साइड 6-6 मीटर पे देते हैं इसको। अब आगे आता है डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड क्या होता है, डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड क्या होता है। तो कुछ जो विमान होते हैं, कुछ जो विमान होते हैं वो
रनवे के सिरे से कुछ भीतर की तरफ खिसका दिया जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता क्या है, जो लाइंस होता है उसको रनवे के भीतर की तरफ थोड़ा सा खिसका दिया जाता है, तो उसको विस्थापित बेलही बोलते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जो भी बाधा रहती है जैसे नाली हो गया या फिर और भी कोई चीज़ें रहती हैं, तो उसके वजह से हम इसको देते हैं। अब बात आता है रनवे सेंटर लाइन मार्किंग। तो जैसे आप सड़क देखते हैं, सड़क के बीच में भी एक सेंटर लाइन की मार्किंग होती है, वैसे ही जो रनवे होता है उसमें भी हम सेंटर लाइन की मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो यह जो होता है, यह पूरी सड़क में, पूरी जो रनवे होती है उसके बीच में मध्य में सतत ना होकर ये खंडित होती है। कुछ दूर पे दिया जाता है, फिर कुछ छोड़ के, फिर कुछ छोड़ के, फिर कुछ छोड़ के दिया जाता है। ठीक है, ये मतलब एक तरह से डॉटेड लाइन होती है। यह लगभग 36 मीटर लंबी, 0.9 मीटर मोटी होती है और इनमें 22.5 मीटर का अंतराल छोड़ा जाता है टोटल। इसको सफ़ेद कलर में पेंट किया जाता है। इसको भी आप यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम में आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली जो लाइन है, ये बीच वाली लाइन क्या शो कर रही है, रनवे का सेंटर लाइन शो कर रही है। ठीक है, अब आगे आ जाता है टच डाउन मार्किंग। टच डाउन मार्किंग क्या होता है, तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं जो हमारा रनवे होता है, रनवे के बिल्कुल बिल्कुल बीच में दी जाती, सॉरी, रनवे के बिल्कुल पीछे की तरफ दी जाती है, एक ज़मीन से सटे एरिए पे दी जाती है। एक्चुअली इसका काम क्या है, ये दोनों तरफ दी जाती है। जैसे कि हम आपको दिखा दें, हम आपको एक फिगर से दिखा सकते हैं। जैसे ये हमारा रनवे हो गया, ये हमारा रनवे हो गया। ठीक है ना, ये हमारा रनवे हो गया। तो जो टच डाउन देते हैं ये यहाँ पे देते हैं, टच डाउन यहाँ पे देते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारा गाड़ी का पिछला पहिया, वो पिछली पहिया हमारा इस पे उतरेगा, पिछली पहिया हमारा इस पे उतरेगा, अगली पहिया हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो टच डाउन इसका इसीलिए नाम रखा गया है कि जो पीछे वाली पहिया टच होती है, पीछे वाली पहिया सबसे ज़्यादा पहले इसी टच डाउन पे ही टच होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 22 मीटर की होती है, 22.5 मीटर की होती है। मोटाई 1.8 मीटर की होती है और इनमें 1.5 मीटर का ही अंतराल होता है। ये सड़क के दोनों तरफ 4-4 लाइन दी जाती है, 4-4 लाइन, 3-3 लाइन या फिर 2-2 लाइन दी जाती है। ठीक है ना, कभी कभी एक लाइन दी जाती है। यह अभी सफ़ेद कलर से ही पेंट किया जाता है। अब उसके बाद आता है रनवे एज स्टीरअप। तो जो हमारा रनवे होता है, हम आपको एक डायग्राम से दिखा देते हैं। अगर साफ समझिए, ये हमारा रनवे है, तो रनवे का जो ये साइड वाला भाग है, इस साइड वाले भाग को ही एज कहते हैं। ठीक है ना, इस साइड वाले भाग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, साइड वाले भाग हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ लाइन से देते हैं। यही हमारा क्या होता है, रनवे एज स्टीरअप होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 45 मीटर से अधिक होती है और ये दोनों किनारे लगातार कंटिन्यूअस दी जाती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो मोटाई जो होती है वो 0.9 मीटर की होती है। यह भी सफ़ेद रंग से ही रंगा जाता है। अब हम आगे आ जाते हैं टैक्सी वे के मार्किंग पे, कि जो हमारा टैक्सी वे होता है इसके लिए हम क्या मार्किंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टैक्सी वे के मार्किंग के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, टैक्सी वे क्या होता है, ये स्पेशली टैक्सियों के लिए दिया जाता है। इस वजह से इसका जो कलर होता है वो हम सफ़ेद ना चूज करके इसको पीले कलर से हम बनाते हैं। ठीक है ना, इससे ये पता हो जाता है, इससे मतलब आसमान में ही
जब पायलट रहता है तो उसको ये पता हो जाता है कि ये टैक्सी वे, इस पे हमको नहीं उतरना है, इससे हमको दूर रहना है, ठीक है ना। इस पे मेनली जो टैक्सियाँ होती हैं वही आती हैं वही जाती हैं, ठीक है। इस पे लोडिंग अनलोडिंग और बाकी जो पैसेंजर होते हैं उनको आने जाने का काम किया जाता है। यह पीले कलर का होता है, ठीक है, पीले कलर से होता है। इस पे जो सेंटर लाइन होती है वह सतत लगाई जाती है। सेंटर लाइन इसमें डॉटेड नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरह होता है और वह 15 सेंटीमीटर का होता है। इस पे एक होल्डिंग लाइन किनारे किनारे की दी जाती है, लगभग 30 मीटर की होती है होल्डिंग लाइन, ठीक है ना। तो आप जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि ये जो हमारा है, एक मध्य ऐसे सीधी लाइन दी गई है, बिल्कुल सीधी लाइन, कहीं कोई डॉटेड नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा रनवे हो गया, ये हमारा जो मेन वाला है ये रनवे हो गया, और रनवे से ये वाला जो जुड़ा है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टैक्सी वे हो गया। अब बात आती है, जो टैक्सी वे की मध्य रेखा होती है वो 60 मीटर की होती है। इसकी जो रेखाओं के बीच में गैप दिया जाता है वो 0.9 होता है, ठीक है ना। धावन पथ और रनवे के बीच, मतलब टैक्सी वे और रनवे के बीच में जो गैपिंग दिया जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब आती है कि जो दो टैक्सी वे होती है ये कभी कभी एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, लेकिन क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कभी रेयर केस में अगर क्रॉस कर जाती है तो कोई बात नहीं। अब बात आती है शोल्डर की मार्किंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताया था बहुत पहले कि शोल्डर क्या होता है। सेम इसमें भी हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हम क्या करते हैं, शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। शोल्डर हम रनवे के दोनों किनारे किनारे पर शोल्डर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो शोल्डर होता है वह काफ़ी चौड़े रखे जाते हैं, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा चौड़े रखे जाते हैं कि अगर कोई घटना हो गई हो, कोई केस हो गया हो तो हम उससे बच सके, ठीक है। यह इतने चौड़े होते हैं कि इसमें एक गाड़ी आराम से आ जा सकती है। यह इसका काम क्या होता है, यह मेनली रनवे में और टैक्सी में पानी को घुसने से बनाया जाता है, ठीक है। यह जो होता है दोनों किनारे पे 45 से 60 मीटर लंबा बनाया जाता है और उस पे उस ब्लास्ट पैड का बनाया जाता है, ठीक है ना। उसको पक्का किया जाता है, मतलब उसको इस तरीके से हम बनाते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इरोजन ना हो, ठीक है। वो इतना मजबूत रहता है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई इरोजन होने का डर नहीं रहता है। अब बात आती है कि मार्किंग की। तो जो हमारा रनवे होता है वो 45 डिग्री के कोण पे टैक्सी वे के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। 45 वे के साथ टैक्सी वे पे जुड़ा रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूंगा। इससे ही रनवे की पहचान होती है, ठीक है ना। अब जो हमारा होल्डिंग एप्रॉन होता है यह इस कंधों पर ही वायुयान के प्रचलन की दिशा को बताती है, ठीक है ना। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि आपको इस डायग्राम में मैं समझा देता हूँ। ये जो हमारा रनवे है, ये हमारा रनवे है। तो हमारा जो शोल्डर दिया जाता है, ये शोल्डर ऐसे दिया जाता है, शोल्डर ऐसे दिया जाता है और उस पर 45 डिग्री के कुछ एंगल्स बनाए जाते हैं, जिससे हमको ये पता हो जाए कि हाँ ये हमारा जो है ये हमारा शोल्डर है, ये रनवे का हो गया। और अगर टैक्सी वे की बात करें तो टैक्सी वे पे हम क्या करते हैं, हम टैक्सी वे पे क्या करते हैं, 45 डिग्री का कोण से टैक्सी वे पे नहीं देते हैं। टैक्सी वे पे हम सीधे सीधे इस तरह लाइनिंग के रूप में सीधे सीधे लाइनें रखते हैं, इससे हमको ये पहचान हो सके कि हाँ ये टैक्सी वे है, ये रनवे है, ठीक है ना। अब बात आती है कि एप्रॉन की मार्किंग, ठीक है। तो आप नीचे वाले डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रनवे है। ये रनवे से
जुड़ा हुआ भाग देखिए, ये आपका एप्रॉन है, ये टैक्सी वे हो गया, और यहीं पे हमारा क्या है, यहीं पे हमारा एप्रॉन के लिए रास्ता है, ठीक है ना। ये साइड में क्या दिया गया, ब्लास्ट पैड दिया गया है, ठीक है ना। तो जो एप्रॉन होता है उस पे गेट्स बने रहते हैं काफ़ी बड़े बड़े, जिससे कि हमारी गाड़ी का जो आगे और पिछला का पहिया है वो आराम से उसमें जा सके, ठीक है। इस पे जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमारे फ्यूल को भरना है, किसी मेंटेनेंस का काम करना है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एप्रॉन में ही करते हैं। अब आगे आता है डायरेक्शन इंडिकेटर। दिशा को हम किस तरह इंडिकेट करते हैं, तो ये दो तरह से इंडिकेट किया जाता है। पहला होता है लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर, दूसरा होता है विंड, ठीक है। तो अब पहले हम आ जाते हैं लैंडिंग में। तो ये क्या होता है, ये वायुयानों को दूर से सक्रिय रनवे पर लाने के लिए या उसका बोध करवाने के लिए, ठीक है, एक टी टाइप का या फिर टेट्राहेड्रल टाइप की आकृति होती है, ठीक है ना, जो सर्किल के बीच में सेगमेंटेड रहती है, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, हम जिससे इसका पता लगाते हैं आईसीएओ के द्वारा, आईसीएओ जो हमारी संस्था है इसके द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। यह 30 मीटर के डाया में होता है और 0.9 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा लैंडिंग और विंड का डायरेक्शन इंडिकेट कर देता है। ये एयरपोर्ट पे ही नीचे लगा होता है। एक टी प्रकार की आकृति होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, टाइप ए में देख सकते हैं, ये टी टाइप है। और दूसरा होता है कोन टाइप का। तो दो टाइप के डायरेक्शन लगे रहते हैं जो ये मूव करता रहता है, जिससे हमको अपना डायरेक्शन पता चल जाता है कि हवा की डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ हवा की डायरेक्शन जा रही है। वैसे भी ये बहुत ओल्ड मेथड है, हम अपने एरोप्लेन में भी बैठ के वहाँ से भी आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ हवा जा रही है। दूसरा आता है पवन सूचक। पवन सूचक में क्या है, विमान चालक को हवाई अड्डे में पवन की दिशा का बोध करवाने के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। यह एक फैब्रिक कपड़े का बनाया जाता है, ठीक है, यह एक फैब्रिक कपड़े का बनाया जाता है। यह भी हवा के डायरेक्शन को ही पता लगाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। यह 300 मीटर की ऊंचाई पर दिखाई देता है, यह 300 मीटर की ऊंचाई से ही दिखाई दे जाता है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है 3.6 मीटर कम से कम दी जाती है, और 90 मिलीमीटर के व्यास में इसको दी जाती है, 90 सेंटीमीटर की व्यास में दी जाती है। अब बात आती है रनवे की नंबरिंग की। जो रनवे की नंबरिंग दी जाती है वह किस बेस पे दी जाती है, तो बात आती है कि जो अगर एक एयरपोर्ट पे एक से ज़्यादा रनवे हैं या काफ़ी ज़्यादा रनवे हैं तो किस तरह सेट किया जाएगा। तो इसी वजह से क्या किया जाता है, जो मैग्नेटिक एजीम्यूथ होता है, मतलब जो चुंबकीय दिशा होती है, चुंबकीय दिशा के ही आधार पे हम इस रनवे का क्या करते हैं, इस रनवे का हम एंगल देते हैं, ठीक है। इस रनवे का हम एंगल दे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो 27 है, 27 का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। और 27 के अपोजिट जो 6 लिखा है ये क्या है, ये 270 डिग्री है। हम जैसे कि जानते हैं 90 जो एंगल होता है और 270 डिग्री एंगल होता है, ये हमारा क्या होता है, सेम होता है। ऐसे ही जो 180 डिग्री होता है वो 360 डिग्री के सेम होता है। तो सेम इसमें यही करते हैं, ईस्ट और वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो हम दोनों अलग अलग करते हैं। मतलब इसमें हम आपको बता दें कि अगर इसमें कहीं 27 लिखा है तो आप 27 का मतलब 270 समझिए, और 270 का अपोजिट हो गया 90 डिग्री। कहीं पे आप 9 लिखा है तो 9 का मतलब आप उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, जो मैग्नेट चुंबकीय दिशा होती है उसका हम 10 का मल्टीपल लेते हैं। अगर आपकी संख्या 6 दिख रही है तो उसका मतलब है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 9 अगर कहीं दिख रहा है तो उसका मतलब है 90 डिग्री। 18 कहीं दिख रहा है तो उसका मतलब है 180 डिग्री। तो कुछ इस प्रकार से हम रनवे की मार्किंग करते हैं जिससे हमको काफ़ी आसानी हो जाए।
अब बात आती है पैरेलल रनवे। तो जो रनवे होती है वो पैरेलल दिशा में हो सकती है, ठीक है ना। जैसे दो समांतर हो सकती है, दायां और बायां। तीन समांतर हो सकती है, एक दायां एक बायां एक मध्य में। अगर चार देना है तो चार किस तरह देंगे, पहले लेफ्ट देंगे फिर दूसरा राइट देंगे, उनके बीच में दो लेफ्ट सेंटर और राइट सेंटर पे हम दो दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की हम चार देते हैं। हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं, हम आपको बना के एक डायग्राम दिखा देते हैं। तो रनवे चार होता है। ये हमारा हो गया पहला सिंगल रनवे। अगर दो देना है तो ये एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये तो एक हो गया सेंटर वाला, दूसरा हो गया राइट और लेफ्ट। अब जो तीसरा हम बोले हैं राइट लेफ्ट और सेंटर, ठीक है, ये तीन हो गया। अब अगर हमको चौथा देना है तब क्या करेंगे, चौथे में क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा हो गया राइट, उसके बाद हो गया लेफ्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर। इस तरह से हम रनवे को देते हैं कुछ, ठीक है। अब बात आती है एयरपोर्ट के लाइटिंग के बारे में। एयरपोर्ट का लाइटिंग रात के टाइम में काफ़ी मस्ट है। दिन में तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन रात में यह है काफ़ी मस्ट हो जाता है। बिना इसके हम किसी भी प्रकार की किसी भी फ्लाइट को हम लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं करवा सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो इसकी जो आवश्यकता होती है वो रात के समय में ही पड़ती है, और यह रात्रि के समय में लगभग 32 किलोमीटर दूर से ही हमको पता चल जाता है कि यहाँ किस तरह है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसकी हम मार्किंग करते हैं, जैसे रनवे हो गया, टैक्सी वे हो गया, एप्रॉन हो गया, हैंगर हो गया। इन सारी चीज़ों का हम इसमें क्या करते हैं, लाइटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर वेरियर इसमें नहीं होती है लगभग, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई फेलियर ना हो। तो सबसे पहले आता है एयरपोर्ट बीकॉन का, फिर अप्रोच लाइट होता है, थ्रेशोल्ड लाइट होता है, रनवे, टैक्सी वे, एप्रॉन, हैंगर लाइटिंग, बाउंड्री लाइटिंग, लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर लाइटिंग और विंड डायरेक्शन इंडिकेटर लाइटिंग। तो यह टोटल 9 प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था हम करते हैं। सबसे पहले आता है कि बीकन की लाइटिंग क्या होती है। तो रात्र में किसी भी आकृति को पता करने के लिए उस क्षेत्र से प्रकाश किरणें जो निकलती हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं, बहुत दूर तक वो फ्लैश करती है, उसी को हम क्या करते हैं, बीकन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बीकन। तो एक आता है रोटेटिंग बीकन। रोटेटिंग बीकन मतलब जो लाइट्स होती हैं वो बहुत ऊपर ऊपर तक जाती हैं और वो रोटेट करते रहती है, 1 मिनट में 6 चक्कर लगाती हैं। इस तरह से पायलट काफ़ी दूर से भी उनका भान उनको हो जाता है कि हाँ यह जो है वो रोटेटिंग लाइट है, मतलब हमको एयरपोर्ट पे ही जाना, ये वहीं की लाइट है। अब बात आता है कोड लाइटिंग। तो इसमें 500 वाट के 2 बल्ब लगे होते हैं, ठीक है ना। यह बहुत ऊंचे पर स्थिरित किया जाता है, और इसमें मार्स कोड एक अलग कोड होता है जो अलग अलग तरह से लाइट जला के हम क्या करते हैं, वो चालक को हम बताते हैं। अब बात आती है अप्रोच लाइटिंग। तो रात में हमको एयरपोर्ट के रनवे पे, किस रनवे पे कहाँ पे उतरना है, यह हमको सिर्फ और सिर्फ अप्रोच लाइट के द्वारा ही पता चलता है। अप्रोच लाइट हमको ये बताती है कि हमको अपने पहिए को थ्रेशोल्ड के किस पॉइंट पे उतारना है, ठीक है। हमको अपने एरोप्लेन के पहिए को थ्रेशोल्ड पे उतारने के लिए जो लाइट दिया जाता है वही क्या होता है, अप्रोच लाइट होता है। तो हमारा जो पहिया होता है वो सबसे पहले कहाँ उतरता है, वो थ्रेशोल्ड पे उतरता है। उस समय जो हमारी वायुयान होती है उसकी स्पीड लगभग 240 किलोमीटर पर आवर होती है, और वह 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है, तभी हम अप्रोच लाइट देना ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये ICAO के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना।
इसकी जो लंबाई होती है यह 900 मीटर की लंबाई होती है और 28 अलग अलग पट्टियाँ होती हैं जो कि 30 मीटर के गैपिंग पे दी जाती हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा टच डाउन जो पॉइंट होता है वो हमारा निर्धारित हो जाता है कि हमको यहीं पे अपने प्लेन को उतारना है, ठीक है ना। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये साइड साइड में एज लाइटिंग दी गई है, ये धवन का मध्य पथ है और जो हमारा टच डाउन पॉइंट है, टच डाउन हमारा पॉइंट कुछ यहीं पे है, ठीक है। इससे हमको क्या होगा, इससे हमको ये पता हो जाएगा कि हमारे एरोप्लेन को यहाँ उतारना है। और आगे टर्मिनल लाइट लगी रहती है कि हाँ इससे ज़्यादा अब हमको नहीं जाना है, ठीक है ना। तो हम अपने प्लेन को उससे पहले क्या करते हैं, उतार देते हैं। अब आता है थ्रेशोल्ड लाइट, ठीक है। थ्रेशोल्ड लाइट क्या होता है, तो अगर रनवे की पहचान हो गई है तो नीचे उतरने के लिए थ्रेशोल्ड लाइटिंग दिया जाता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड लाइटिंग क्या होता है, इसमें 4 बत्तियां लगाई जाती हैं और ये 12 सेंटीमीटर ऊपर उठी रहती हैं, ठीक है। इससे ये पता हो जाता है कि जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है वो लंबाई और चौड़ाई उसकी कितनी है, ठीक है ना। इससे हम ये सारी चीज़ें पता करते हैं। अब आता है रनवे की लाइटिंग। रनवे की लाइटिंग जब ब्रेक लगाना शुरू किया जाता है तो आगे प्रकाश की व्यवस्था होती है, जिससे जो पायलट होता है उसको ये पता हो जाता है कि हाँ हमको सीधे जाना है कि हमको मुड़ना है, हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो उससे उनको ये पता हो जाता है कि हमको किस भी तरीके से आगे जाना है, किस तरीके से आगे नहीं जाना है, ठीक है। आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और रनवे के साइड साइड में क्या है, 5 लाइट इधर 5 लाइट उधर व्यवस्था की गई है और बीच में सफ़ेद लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। अब आती है टैक्सी वे की मार्किंग। तो हम आपको शुरू में ही बताएं, टैक्सी वे की जो मार्किंग होती है इसको येलो कलर से कहते हैं और ये रनवे के जस्ट बगल में ही सटे 45 डिग्री के कोण पे दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह जो होता है 360 से लेके 450 मीटर की दूर से इसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। इसमें किनारे किनारे बत्तियां लगी रहती हैं जो कि 6 से 7.5 मीटर और 3 से 3.6 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 60 मीटर की दूरी पर इसमें 60 बत्तियां लगाई जाती हैं और 3-3 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है। अब बात आती है एप्रॉन और हैंगर की लाइटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें हम फ्लड लाइट लगाते हैं। फ्लड लाइट क्या करती हैं, फ्लैश करती हैं, आँखों को चौंध ना लगे इसलिए, मतलब आँखों को नुकसान ना हो ज़्यादा, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें फ्लड लाइट लगाते हैं, ठीक है। यह 12 मीटर की ऊंचाई पे मिनिमम होना चाहिए। इससे हमको ये पता हो जाता है हाँ हमारा एप्रॉन और हैंगर यहाँ पे है। आगे आता है बाउंड्री सीमा। तो जो बाउंड्री होता है वो लगभग 90 मीटर की व्यवस्था, 90 मीटर की वहाँ पे व्यवस्था में क्या किया जाता है, हम लाइटों को देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हम फेंस लाइटों का प्रयोग करते हैं जो 3 मीटर की भीतर पे लगानी चाहिए, ठीक है ना। उससे हमको ये पता हो जाता है कि हमारा ये यहाँ पे है। अब आगे आता है लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर लाइटिंग। तो हम जैसे आपको बताएं कि लैंडिंग किस डायरेक्शन में हमको करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो विंड कोन हमारा होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं 200 वाट के 2 बल्ब लगा देते हैं, जिससे हमको ये पता हो जाता है कि हाँ हमको इस डायरेक्शन में हमारा लाइट है तो हमको इसी डायरेक्शन में उतरना है। अब उसके बाद आता है पवन सूचक। तो पवन सूचक के लिए भी हम क्या करते हैं, उसी पे जो 200 वाट की लाइट लगी है हम वहीं से क्या करते हैं, पवन की भी सूचना बहुत आसानी से पता कर लेते हैं लाइट को देख के, ठीक है। अब बात आती है दूसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट जो हमारा यहाँ पे है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में, कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है। आप लोग सुना होगा ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल।
तो जब एरोप्लेन ज़मीन से हवा में जाती है तो हवा में जाने के बाद यानी आसमान में जाने के बाद जो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एटीसी के द्वारा दिए जाते हैं। पायलट को स्पीड कितनी रखनी है, पायलट को कितने एंगल पे अपने प्लेन को उड़ाना है, कब लैंडिंग करवानी है, किस स्पीड से चलना है, किन किन रूल्स को फॉलो करना है, सारी चीज़ों को छोड़ के और एक हेलीकॉप्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी तरह की फ़्लाइट होती हैं, अगर वह एक बार अपने स्थान से निकल गई हैं तो उतरने तक वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, एटीसी को ही फॉलो करती हैं। उनमें और भी जो गर्ल्स होती हैं जिनको हम एयर हॉस्टेस कहते हैं, वो यात्रियों को जीवित बचाने के लिए, यात्रियों के सुरक्षा के लिए क्या करती हैं, सारा का सारा जो रूल होता है वो एटीसी से फॉलो करती हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि इसका एम्स क्या होता है। ठीक है, तो वायुयान को सुरक्षित टेक ऑफ करवाना, सुरक्षित लैंडिंग करवाना तथा आसमान में आराम से ले जाना, आराम से ले आना। ठीक है, जिससे जो यात्री हैं वो हर एक प्रकार से सुरक्षित रहे, यही एटीसी का मेन वर्क होता है। ठीक है, तो उड़ान भरने वाले विमानों को सुरक्षित उड़ने के लिए आवश्यक सूचना व सहयोग प्रदान करना, उतरने वाले सुरक्षित विमानों के लिए सभी आवश्यक स्थितियां उपलब्ध करवाना। ठीक है, जो वहाँ विमान उड़ रहे हैं उनको मौसम संबंधी आदि जानकारी प्रोवाइड करना, यात्रियों के सुरक्षा और समय बचत के लिए आसान मार्ग बनाना। ठीक है ना। और अगर कोई किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जा रही है, किसी भी प्रकार की कुछ आपदा हो जा रही है तो उससे बचने के लिए, ठीक है, और बहुत सारी तरीके की सिस्टम्स होते हैं जिनका फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना। अब आगे आता है अब बात आगे आती है कि अगर किसी भी प्रकार की घुसपैठ हो गई है, किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ हो गई है तो उसके लिए भी एटीसी ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। एटीसी ही सारी प्रकार की जानकारी को देता है। यह 24 घंटे लगभग 1000 विमानों को निर्देश देता है। इनमें दो तरह की फ़्लाइट होती है, जैसे हमको पहले ही बताया। एक होता है विजुअल फ्लाइट रूल्स, होता है वीएफआर, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल्स। ठीक है, तो साफ या सामान्य मौसम के लिए वीएफआर लागू होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है जब रात्रि में दर्श दूरी स्पष्ट ना हो, मतलब अगर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा तो विजुअल फ्लाइट रूल को फॉलो करते हैं, और अगर हमको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, रात का मौसम है, तो इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल हम फॉलो करते हैं। सिंपल सी भाषा में जानी, यह 3 तरीके के नेटवर्क पे काम करता है। पहला होता है कंट्रोल टावर सीसी, कंट्रोल सेंटर सिटी, कंट्रोल टावर सिटी, और तीसरा होता है एफएसएस, फ्लाइट सर्विस स्टेशन। तो पहला आता है नियंत्रण केंद्र सीसी। तो ये जो हमारा एयरपोर्ट होता है, ठीक है, इसकी सीमा से बाहर खुले हवाई मार्गों पर विमान के संचालन और उनके नियंत्रण के लिए एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर ARTCC स्थापित किए जाते हैं। मतलब जब हमारा एरोप्लेन हमारे एयरपोर्ट से निकलता है तो उसके बाहर भी बहुत सारे जगह ARTCC सेंटर स्थापित किए जाते हैं जो एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में हमको बताते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर भारत में देखा जाए तो मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, नागपुर में, जोधपुर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में कई जगहों पे ARTCC सेंटर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, यह
जो हमारा एयरपोर्ट होता है उसके 40 किलोमीटर के घेरे में और एरोप्लेन के 40 किलोमीटर के घेरे में होते हैं। ये क्या करते हैं, जो आईएफआर होता है और वीएफआर होता है, इसके लिए वहाँ पे निर्देश दिए जाते हैं और ये हर 4 मिनट में 5 मिनट में दिए जाते हैं। अब बात आती है सीटी की। तो सीटी क्या होता है, विमान जो हमारा एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के अंदर वायुयानों को संचालित करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टर्मिनल बनाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। बहुत सारे टर्मिनल पे टावर बनाए जाते हैं। यह टावर काफ़ी ऊंचे और काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये प्रशासनिक भवन के ऊपर ही बनाया जाता है। इनका काम क्या होता है, वायुयानों को सुरक्षित उतरवाना और सुरक्षित लैंड करवाना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कैसे चल रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में वो कैसे कर रहे हैं, हर एक चीज़ का पता करना, ठीक है ना। अब बात आती है एफएसएस की। तो यह सेवा उचित स्टेशन दूरी पर वायुमार्गों तथा विमानपथ पर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना। इनका जो काम क्या है, ये संदेश को रिले करते हैं। मतलब इस जो एटीसी के द्वारा जो संदेश दिया जाता है, उनके जो रिले का काम होता है, यही उनको रिले करते हैं। मतलब एरोप्लेन तक यही पहुंचाते हैं, ठीक है। मौसमी विभाग या किसी भी प्रकार की जो जानकारी होती है वो इन्हीं के द्वारा पहुंचती है। आगे आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट्स। तो ये दो तरीके के एक्ट्स होते हैं, एक टर्मिनल, एक एयरवेज एक्ट। सबसे पहले हम जानते हैं एक्ट्स क्या होते हैं। तो इसमें उनके नियंत्रण के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के एक्ट दिए जाते हैं। उनको नियंत्रित करने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से एक्ट दिए जाते हैं। तो ये उन्हीं के बारे में है। ये दो तरीके से होते हैं, जैसे हम आपको बताएं। तो पहला होता है एयर रूट सर्विलेंस राडार, ठीक है, ARSR, ठीक है। ये क्या होता है, रेडियो वेव जो होता है, रेडियो वेव सिग्नल्स के थ्रू रडार पे हम क्या करते हैं, इनकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। तो ये लगभग 200 किलोमीटर के रेंज में होता है। दूसरा आता है DME, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, ठीक है। यह एक इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है जिससे हम जो विमान चालक होता है उसके डिस्टेंस का हम क्या करते हैं, बहुत आराम से पता लगा लेते हैं। और उसकी जो बियरिंग होती है, उसकी बियरिंग, उसका बेंचमार्क, उसकी बियरिंग हम पता कर लेते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। अब आगे आता है एयरपोर्ट सर्विलेंस राडार, ASR। ये क्या करता है, 50 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में एरोप्लेन कितना घूम रहा है, कहाँ पे कितनी डिग्री का रोटेशन कर रहा है, इसका पता हम इससे कर लेते हैं। अब आगे आता है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। तो रात्रि के समय में हम क्या करते हैं, चूँकि हमको कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए हमको ब्लाइंड लैंडिंग करवाना पड़ता है। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है ब्लाइंड लैंडिंग। या फिर बहुत ज़्यादा कोहरा हो, या फिर जो दर्द दूरी है वो बिल्कुल भी शून्य हो। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, एरोप्लेन को सुरक्षित भूमि पर उतारने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल भेजते हैं और एक अदृश्य ग्लाइडिंग पथ का निर्माण करते हैं। ग्लाइडिंग मतलब सरकना। तो एरोप्लेन के लिए हम क्या करते हैं, ग्लाइडिंग पथ का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसका पीछा करते हुए वायुयान सुरक्षित धावन पथ पर उतर जाता है, ठीक है। यह 800 मीटर से 400 मीटर अथवा शून्य दृश्यता पर भी काम करती है, ठीक है। अगर कुछ भी ना दिख रहा हो तो भी ये काम करती है। आप इस डायग्राम में बहुत आराम से देख सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें एरोप्लेन को यहाँ से ग्लाइड करवा जा रहा है, इस तरह ग्लाइड करवा जा रहा है। फाइनली ये क्या कर रहा है, फाइनली ये अपने स्टॉप पे आके उतर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कभी कभी क्या करते हैं, ग्लाइडिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है ग्लाइड स्लोप एंटीना।
इसमें क्या होता है, एक एंटीना लगा होता है जो कि 2 से 3 डिग्री के कोण पे आकाश में संदेश भेजता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये पता हो जाता है कि हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, किस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हमको उतरना है। ठीक है, और 225 मीटर से 375 मीटर के भीतर ही क्या होता है, ये एरोप्लेन को क्लियरेंस मिल जाता है आने के लिए। दूसरा होता है लोकलाइज एंटीना। एक लोकलाइज एंटीना होता है, यह बिल्कुल अंतिम छोर पे होता है। जब बिल्कुल एरोप्लेन ग्लाइड करने वाला होता है तो ही इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से लाइट जला के हम उसको संदेश दे देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, रेडियो सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ये कहीं भी ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम एक्यूरेसी को बेस्ट करने के लिए माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आता है आगे एरोप्लेन एक्सीडेंट और ब्लैक बॉक्स के बारे में। तो आप जानते हैं, हवा में हम चल रहे हैं तो वहाँ हमारा किसी भी प्रकार से कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा होता है। ठीक है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के हवाई हमले हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से उसको हैक किया जा सकता है। तो इस केस में ब्लैक बॉक्स का उपयोग किया जाता है। जो ब्लैक बॉक्स होता है वो एटीसी से की गई सारी बातें, फ्लाइट के बीच की गई सारी बातें, जो वहाँ के क्रू मेंबर बात करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखता है। ठीक है, तो यह कुछ 2 तरीके के होता है। पहला होता है एफडीआर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और दूसरा होता है सीवीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो 2 तरीके की वॉइस होती है। पहला जो होता है एफडीआर, फ्लाइट में जितनी भी प्रकार की बात हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के काम में आता है। दूसरा होता है सीवीआर। सीवीआर स्पेशली जो हमारा कॉकपिट होता है, कॉकपिट में मतलब जो क्रू में हमारे फ्लाइटर बैठे हैं, फ्लाइट्स जो एरोप्लेन उड़ा रहे हैं उसके द्वारा जो भी बात कर रहे हैं उस सारी प्रकार की बातों का रिकॉर्डिंग इसमें किया जाता है। और एफडीआर में हमारा जो क्रू मेंबर है, हमारा जो इमरजेंसी में फ्लाइटर जो यूज़ किया जाता है, जो तीसरा फ्लाइटर होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी वहाँ पे एयर हास्टेस होती है, जो हमारे वहाँ पे नॉर्मल पब्लिक होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, इस तरीके से ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।